जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत 3 सोशल थॉट से करेंगे, क्योंकि उस समय यूरोप और कई सारे कंट्रीज में जो ये 3 थॉट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये 3 थॉट्स में पूरी सोसाइटी डिवाइड्स थी। कुछ लोग रेडिकल्स को फॉलो करते थे, कुछ लोग लिबरल्स को फॉलो करते थे और कुछ लोग कंजर्वेटिव थॉट्स को फॉलो करते थे। लेकिन ये थॉट्स हैं क्या, ये थॉट्स किस तरह से डिस्क्राइब होते हैं, इनके ऊपर हम एक बार देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिबरल्स देखते हैं। तो लिबरल्स वे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, जो चाहते थे कि सोसाइटी जो आज तक जो ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रही है उसमें आज की जरूरत और सहूलियत के हिसाब से वो कुछ चेंज करना चाहते थे। तो वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। और क्या खासियत थी इनकी? लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ये लोग ऐसा देश चाहते थे जो कि सारे धर्मों का सम्मान करे, सारे धर्मों को एक साथ बांध कर रखे, कोई कंफ्लिक्ट आपस में न हो। ये ऐसा थॉट्स को प्रोपेगेट करते थे। नाउ अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। उस समय ज्यादातर कंट्रीज में, यूरोप में स्पेशली मोनार्की सिस्टम था, राजा का बेटा राजा। तो ये लोग डायनेस्टिक रूलर सिस्टम जो था उसके विरोध करते थे, बोलते थे कि नहीं, ये फ्यूडल सिस्टम या मोनार्की सिस्टम नहीं होने चाहिए। ये लोग डेमोक्रेट्स को एडवोकेट करते थे। नाउ दे सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। जो आज हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लिबरल्स इसको एडवोकेट करते थे, इसको प्रमोट करते थे। बोलते थे कि जो भी सिटीजन है, चाहे वो वहां का पुअर सेक्शन हो, एडवांस सेक्शन हो या जो भी सेक्शन हो, सारे सेक्शंस, हमारे जो सिटीजन के जो भी सेक्शंस हैं, सबकी अपनी एक राइट्स होनी चाहिए और उस राइट्स को सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। नाउ द अनदर वन, दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग मोनार्की को अपोज करते थे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में वो लोग हो जो जनता से बीच के हो और जनता को रिप्रेजेंट करता हो, और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर कानून किसी एक के डायरेक्शन पर ना बने बल्कि एक कलेक्टिव डिसीजन हो किसी भी कानून को बनाने में, किसी भी लॉ को बनाने में, जो पूरी सोसाइटी या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल हो और उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हों उन सबका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो। ये लिबरल्स ऐसा थॉट करते थे। नाउ दे वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड द ऑफिशियल। वे एक ऐसा जुडिशरी सिस्टम चाहते थे जो कि रूलर्स या फिर किसी और तरीके के वहां के जो इम्पैक्टेड पीपल थे, एलाइड पीपल थे, उनके प्रभाव से इंडिपेंडेंट हो, वो बिल्कुल सबसे अलग हो और अपना काम बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से करे। जो हमारे देश में हमारी जो जुडिशरी है भारत में आज की, दैट इज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इज नॉट फॉल्स एनी इम्पैक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो ये लिबरल्स के थॉट थे। उसके अलावा मेंस ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। इनमें एक थोड़ी सी गड़बड़ कहानी ये थी कि ये चाहते थे कि वैसे आदमी, मेल जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किए हुए हैं, ओनली उनको वोटिंग राइट्स होना चाहिए, और इन्होंने कभी भी वुमेन्स के वोटिंग राइट की बात नहीं की थी। चलिए, ये हो गया लिबरल्स के बारे में। अब रेडिकल्स के बारे में देखते थे। नाउ द रेडिकल्स वेयर द पीपल, द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने किसी देश में वो मेजोरिटी के हिसाब से बने, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन किसी कंट्री की जिस गवर्नमेंट को वोट करे या जिस पार्टी को सपोर्ट करे सरकार, उसी की बननी चाहिए। मतलब मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट फॉलो ये करना चाहते थे। नाउ दे सपोर्टेड वुमेन्स वोटिंग राइट। इन्होंने विमेन्स के वोटिंग राइट को सपोर्ट किया। थर्ड,
oppose the privileges of the great landowners and wealthy factory owners. इन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन और यूनिफिकेशन ऑफ जो वेल्थ होता है कि किसी एक लोग के पास सारी पैसा चला जाए, ठीक है, इसके लोग विरोध करते थे। बोलते थे कि जो भी रिसोर्सेस है, जो भी कैपिटल है, वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, किसी खास लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, वो सबके पास होनी चाहिए। नाउ डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। ये ऑल्सो चाहते थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसी एक लोगों के पास नहीं होना चाहिए। नाउ विल कम टू द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। अब कंजर्वेटिव वे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसा सोसाइटी चल रहा है, जिस रूल्स के आधार पे, जिस ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस के आधार पर हम आज तक जिस सोसाइटी को चलाते आ रहे हैं, वो वैसे ही चलती रहनी चाहिए। नाउ बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। 19th century आते आते इन्होंने अपने में थोड़ी सी सुधार की, बोली कि ठीक है, कुछ चेंजेस जो इनइवाइटेबल है, मतलब उनको चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी रूल्स थे जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल थे या लोगों के लिए सही नहीं थे। वो चाहते थे कि वैसे रूल्स को तो चेंज करना ही करना है, लेकिन हमें एक स्लो प्रोसेस में चेंज करना है, न कि इमीडिएट चेंज कर दिया कोई नियम। और साथ ही साथ जो पुराने ट्रेंड्स और रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी करना है, ठीक है। मतलब पुरानी जो हमारे नियम और प्रथा चली आ रही है उनका सम्मान भी करना है, और जो नई प्रथा या नई रूल्स को जो हमारे सोसाइटी में इंक्लूड करना है उसे काफी स्लो प्रोसेस है, ताकि एडॉप्टेबिलिटी में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव जो थे बिल्कुल रेडिकल एंड लिबरल्स के अगेंस्ट में रहते थे। तो ये 3 थॉट हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये 3 थॉट्स पढ़ने के बाद अब हमें आगे की जो हमारी स्लाइड्स है, जो हमारी टॉपिक्स हैं, वो हमें समझने में काफी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। इसमें क्या था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो यूरोप में आई, रसिया में आई, उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने से सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल के बाद मैन पावर की। अब मैन पावर कहां से आएंगे, जितने लोग रहेंगे वही आएंगे। तो जब मैन पावर में एबल लोग, मतलब जो मेल हैं, एडल्ट हैं, उनकी कमी होने लगी, तो वे लोग वीमेंस और बच्चों को भी, चिल्ड्रन को भी फैक्ट्री में लेके आने लगे, क्योंकि इनके पास डिमांड बढ़ी, फैक्ट्रीज बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो मैन पावर की जरूरत बढ़ी। तो ये लोग, उस समय ऐसा कोई कानून नहीं रहा होगा जैसे चाइल्ड लेबर जो आज के डेट में हमारे देश में है, उस टाइप के कानून नहीं रहा होगा। तभी उस जमाने में लोग आदमी, औरत और बच्चों को भी फैक्ट्री में लेकर के काम कराने लगे। नाउ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स विद लो वेजेज। अब फैक्ट्रीज लगी थी, प्रोडक्शन का डिमांड आया था। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो जाहिर सी बात है कंपनी में ज़्यादा वर्किंग आवर रखना पड़ेगा। तो लॉन्ग वर्किंग आवर होने लगे, 12 घंटे 15 घंटे का काम होने लगा। साथ ही साथ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वहां पर उनका मेन मोटो होता था प्रॉफिट कमाना। तो जो कंपनी ओनर्स होते थे, फैक्ट्री ओनर्स होते थे, वे लो वेजेस पे काम कराते थे ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इन लो डिमांड सेशन। कभी कभी क्या होता था, किसी समय में डिमांड जो था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो फैक्ट्रीज में बनती थी उनकी डिमांड कम हो जाती थी। होता है ना, किसी किसी सीजन में डिमांड कम हो जाता है। अब गर्मी के दिन में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड नहीं रहेगी ना, या सर्दियों के दिनों में गर्मियों के कपड़ों की डिमांड नहीं रहेगी। सेम इसी आधार पे लो डिमांड सीजन में क्या होता था, फैक्ट्री ओनर्स अपना प्रोडक्शन कम कर देते थे, और जितने लोग उसमें काम करते थे उनमें से कई सारे लोगों को प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन कम करने के हिसाब से उनको जॉब से निकाल देते थे। तो पर्टिकुलर सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाता था। साथ ही साथ क्राउडेड सिटीज वेयर लो सैनिटेशन। अब इंडस्ट्रीज हुई तो अर्बनाइजेशन हुआ
तो लोग गांवों से कहाँ की तरफ भागेंगे, शहरों की तरफ काम करने के लिए। तो शहरों में क्राउड बहुत ज्यादा होगा ना। शहरों में क्राउड ज्यादा होगा तो भाई घर तो लिमिटेड है ना। तो एक घर में काफी ज्यादा लोग रहने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं होते थे। जो लोग शहरों में लेबर का काम करने, वर्कर्स का काम करने जाते थे, तो ये लोग एक एक कमरे में 15 लोग, 20 लोग, 10 लोग रहते थे। तो ज्यादा लोग जब एक छोटे से कमरे में रहेंगे तो जाहिर सी बात है सैनिटेशन नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, है ना, हेल्थ इश्यूज होंगे। चलो नेक्स्ट, लिबरल्स एंड ये सारी जो समस्याएं हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटी आने के बाद, देन लिबरल एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू। लिबरल एंड रेडिकल ने काफी सर्च किया इन समस्याओं को, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, इनके सॉल्यूशन लाने के लिए। नाउ लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर। अब कई सारे लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे जो खुद एक कंपनी के मालिक हुआ करते थे। दे फेल दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज्ड, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी was healthy and citizens were educated, opposed to the privilege, the old aristocracy. अब इसमें लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, ठीक है, और उनकी इकोनॉमी थोड़ी सही हो। इससे क्या होता था कि जब हमारे वर्कफोर्स एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा काम करेगा। एक हेल्दी आदमी कंपनी में ज्यादा काम करेगा ना, और एक एजुकेटेड आदमी क्वालिटी वर्क देगा। दोनों चीजें यहाँ पर, क्वांटिटी भी मिल रही है और क्वालिटी भी मिल रही है। तो इन्होंने सोचा कि हमें वर्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा और उन्हें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होता, फैक्ट्री ओनर्स को होता। उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ती, उनकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती, है कि नहीं। नाउ अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब वही फैक्ट्री का मालिक, मतलब एक जो अच्छे पोस्ट पे कोई आदमी है, अच्छे डेजिग्नेशन पे आदमी है, तो उसका बेटा या जनरेशन भी उसी डेजिग्नेशन पे होगा। इन्होंने इसको भी अपोज किया, बोला कि मेरिट शुड बी प्रोमिनेंट, मेरिट के हिसाब से डेजिग्नेशन और पोस्ट जो है लोगों को मिलने चाहिए। इफ फ्रीडम of individuals was ensured, they believed that society would develop. इन्होंने सोसाइटी के फ्रीडम की भी बात की। इन्होंने बोला कि सोसाइटी में जितना फ्रीडम होगा सोसाइटी उतना डेवलप करेगा। फ्रीडम मीन्स लोग जो चाहे वो काम कर सकते हैं, लीगल वर्क, नॉट इलीगल वर्क। लोग अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, टैक्स पेमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसी पैसे को जनता के विकास के लिए और अपनी टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। तो ये तो गिव एंड टेक का रूल है इसमें। नाउ वी मूव अहेड। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू द यूरोप। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी and saw it as the root of all social ills of the time. अब जो सोशलिस्ट थे वो उनका मानना था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रखते थे। बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। इनका कहना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है, हमारी समाज की जो भी बुराइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सब का जो रूट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। इंडिविजुअल, अब इसमें ये कैसे होता था, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सो इफ सोसाइटी एज अ होल rather than a single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialist wanted this change and campaigned for it. चलिए इसको हम लोग एक उससे समझते हैं कि एक कंपनी है जिसमें कोई किसी अमीर आदमी ने, किसी इंडस्ट्रिस्ट ने कंपनी बैठाई, उसमें उन्होंने कई सारे लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद जितने लोग उसमें काम करेंगे, कंपनी को जितना फायदा होगा वो सारा फायदा तो कंपनी के मालिक को मिलेगा। लेकिन उस फायदे को पहुंचाने के लिए काफी सारे वर्कर ने काम किया, हार्डवर्क किया, तो वो फायदा सिर्फ कंपनी के मालिक को क्यों मिलना चाहिए? वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा सोशलिस्ट मानते थे।
तो अभी आप जो फोटो देख रहे हैं ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये 1818 से 1883 तक इनका जो लाइफ स्पेन था वो था। नाउ कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप कर रही है, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। सेम थिंग जो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के वर्कर हार्डवर्क करते हैं और जो फायदा होता है वो कैपिटलिस्ट के पॉकेट में जाता है। The condition of worker could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist. कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है जो कि वर्कर्स के हार्ड वर्क से जनरेट हो रहा है, जब तक वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट अपने आप में एक्यूमुलेट करते रहेंगे, अपने पास रखते रहेंगे, वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक वर्कर्स की कंडीशन, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल में कोई सुधार नहीं होगा। Now, workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल्स को, नियम को तोड़ देना चाहिए, ओवरथ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट थ्योरी को उखाड़ फेंकने के लिए, कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए वर्कर्स को सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए, जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड हो। मतलब जितने भी लोग हैं सभी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें, अपना प्रॉपर्टी माने और अपना प्रॉपर्टी मान के उसमें काम करें। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। उन्होंने इसे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। He was convinced that workers would trump in their conflict with the capitalists. A communist society was the natural society of the future. कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स ऐसा करेंगे तो वर्कर्स का जीत निश्चित है। वर्कर्स 100% श्योर वो इस लड़ाई में जीतेंगे। और कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी है, एक ओरिजिनल सोसाइटी है। जब से सोसाइटी बनी है कम्युनिस्ट ही है, बाद में उसको कैपिटलिज्म और जो भी बनाया गया, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। नाउ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। 1870 तक क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडिया यूरोप में स्प्रेड होने लगा, ये अलग अलग एसोसिएशन बनाने लगे और इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, जो कि एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनियन था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर फॉलोइंग डिमांड। जो इंग्लैंड एंड जर्मनी में काफी सारे वर्कर्स थे, उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया इसी को सोशलिस्ट थॉट को देखते हुए, और उन्होंने कई सारे डिमांड रखे वहां पे, जैसे बेटर वर्किंग कंडीशन, उनका जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करने का जो जगह था वो एक बेटर कंडीशन होना चाहिए। रेस्पेक्टेड वेजेज, एक रेस्पेक्टेड वेज होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम वेजेज होना चाहिए जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, मिनिमम रिक्वायरमेंट को। और लिमिटेड वर्किंग आवर, इन्होंने बोला कि वर्किंग आवर ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो, किसी से 15 घंटे काम करा लो, 16 घंटे काम करा लो, नहीं, उसका एक लिमिटेड वर्किंग आवर होना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सही हो कि एक आदमी को इतना काम करना चाहिए, जैसे 8 से 10 घंटे होना चाहिए। राइट टू वोट, उन्होंने बोला कि वोटिंग राइट्स भी सबको मिलना चाहिए। ये इंग्लैंड एंड जर्मनी के वर्कर्स की डिमांड थी। नाउ इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी की एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, SDP एक्चुअली, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और इनको पार्लियामेंट्री सीट्स जिताने में वर्कर्स ने काफी हेल्प किया। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। अभी भी जो लेबर पार्टी ब्रिटेन में है, इन्होंने सोशलिस्ट पार्टियों के जितने भी लोग थे, उसके मेंबर थे, उन्होंने मिलकर के इस लेबर पार्टी को ब्रिटेन में बनाया था। एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई। अब रसिया के बारे में थोड़ा देखते हैं, रसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना फोटो, ये रशियन की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स थी।
मतलब एक क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट होता है ये, ठीक है। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे, क्रिश्चियन थे, उनके अलावा भी कई सारे वहां पर कम्युनिटी थी, जैसे कैथोलिक्स थे, क्रिश्चियन का ही एक ब्रांच है, वी कैन से, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट थे। ये सारे लोग रशिया में थे, लेकिन सबसे मेजोरिटी में कौन थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। नाउ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज, ये देखते हैं टॉपिक में क्या हुआ। इट वॉज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एरा ब्रॉट मेनी चेंजेज इन सोसाइटी, ब्रॉट मेन, वुमन एंड चिल्ड्रेन टू द फैक्ट्रीज। सेम वे हमने पहले पढ़ा था कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे फ्रिक्वेंटली बढ़ने लगी, तो मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, वहाँ के बच्चों को भी, औरतों को भी, आदमियों को भी फैक्ट्री में लेके आना पड़ा, क्योंकि वर्क पावर उनको जरूरत थी। साथ ही साथ